मुंबई हाईकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद एक राजनीतिक नाटकीय घटनाक्रम में अनिल देशमुख ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या है इस्तीफे के मायने, महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है सर आपका। जी आभार। सर, जिस तरह से परमबीर सिंह की याचिका पर निर्देश दिया गया, उसके बाद लगता था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा होगा इसकी उम्मीद थी? क्योंकि विपक्ष लगातार हमले करके इस्तीफे की मांग कर रहा था। नंबर एक तो ये है कि इतना बड़ा होगा, ये एक शुरुआत है ये बड़े होने की। तो इसका मतलब बड़ा अभी और बड़ा होना है बाकी है, इसलिए उसको इतना बड़ा मत कहिए आप उसे, अभी तो ये शुरुआत। नंबर दो चीज ये है कि उन्होंने खुद नहीं इस्तीफा दिया है, अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा गया है। खास तौर से ये एक न्यायिक परंपरा के तहत होता है कि अगर कोई भी आरोपी 2 दिन जेल में रहता है या उसके खिलाफ कोई बड़ी जांच शुरू हो जाती है तो वो उसको इस्तीफा देना ही पड़ता है। और इसीलिए अभी तक अनिल देशमुख जो इस्तीफे से जिस तरह से बच रहे थे, वो आज अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये है कि इस्तीफा उन्हें देना पड़ा, ये सबको पता है थोड़ा बहुत, लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो जो सबसे बड़ा सवाल था जब ये सब सचिन वाझे का मामला हुआ और सचिन वाझे की भूमिका, जिस तरीके से संलिप्तता सामने आई, और उसके बाद ये उद्धव सरकार ने मामले को हटाने के लिए, इधर उधर करने के लिए परमवीर सिंह को निपटाना चाहा। परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे वहां के और उन्होंने खुद निपट गए तो निपट गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा तो हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला हिसाब है। और वो ले डूबने की मुद्रा में उन्होंने इतने बड़े आरोप लगा दिए, और बाकायदा ऐसा नहीं है कि वो चोरी छिपे आरोप लगाए, उन्होंने रूप से लगाए। और ये अपने जो गृह मंत्री है उन पर, अनिल देशमुख को ये आरोप लगाया कि उन्होंने खास तौर से मुंबई के बार और जो डांस बार और बार थे वहां से वसूली के लिए निर्देश दिए थे, और वो निर्देश उन्होंने जो लगभग 100 करोड़ रुपए साल के थे। अब आप सोच लीजिए, मुंबई नगरी में अगर 100 करोड़ रुपए महीने के थे तो साल का कितना होगा, तो 1000 करोड़ रुपए तो मान ही लीजिए। और अगर एक छोटी सी आप एक मोहल्ले में जाएं या एक जगह जाएं तो वहां पर बार कितने होते हैं? मुंबई में बार 2500 के आसपास है और उससे कम है थोड़ा सा। और अगर वहां से इतनी बड़ी वसूली हो सकती है तो मुंबई में किस तरीके की वसूली का काम चल सकता है? यानी कि वो लाखों करोड़ रुपए में वसूली के धंधे हो सकते हैं। और ज्यादातर में गृह मंत्री इन्वॉल्व रहता है और बाकी जो और मंत्रालय है उसमें से लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मंत्रालय एक शब्द वहाँ का इस्तेमाल किया है, वहाँ डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रालय होते हैं, तो वो मंत्रालय कहा जाता है वहां पर। तो आप वसूली का लेवल समझ सकते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप था और उस गंभीर आरोप के बाद में उन्होंने उसके समर्थन में व्हाट्सएप के जो बातचीत थी जारी की, स्नैप जारी किए, और उससे लग गया कि साहब ये हुआ होगा। उसमें अनिल देशमुख और न जाने कितने कितने लोग और नीचे के अफसर सब शामिल थे। तो आप सोचिए, एक वसूली में अगर एक मंत्री 100 करोड़ मांग रहा है तो तय बात है वसूली करने वाला 100 करोड़ और वसूलेगा, वो तभी वो आपको देगा। तो वो बहुत भयंकर और बहुत बड़ा, पहली बार देश की राजनीति में एक स्टेट में इतने बड़े स्तर पर एक फ्रॉड का, एक वसूली का मामला शामिल हुआ था। तो परमवीर सिंह ने आरोप लगाया और उसके बाद वो हाईकोर्ट नहीं गए और फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कुछ दिन 2 हफ्ते पहले कि नहीं आप पहले वहां जाइए, आरोप गंभीर आपके बहुत है, कि आप हाईकोर्ट जाइए। और हाईकोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भाषा भी हाईकोर्ट समझता है, और जो आरोप थे उसके तहत कहा कि सीबीआई के खिलाफ जांच कीजिए, इनिशिएट किया उसने, उसके प्रस्ताव ने इनिशिएट किया। और इनिशिएट करने के बाद कहा कि 15 दिन के अंदर जो है बेसिक जांच रिपोर्ट है वो सौंपी हमें दीजिए, और ताकि इस पर जांच की जा सके।
और ये जांच अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एंटीलिया केस था, आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जहाँ रहते हैं, और इस मामले में मुझे लगता है कि जब ये जांच होने का सिलसिला होगा तो और बड़ी चीजें होंगी, और जब बड़ी चीजें होंगी तो तय बात है इसका जो परिणति होगी वो कहाँ पे जाएगी। एक छोटी बात जिसे आप कह रहे हैं या शुरुआत कह रहे हैं उससे बहुत बड़ी जाएगी, यानी कि सरकार पे खतरे आ गए हैं उधर सरकार। जी, आपने एंटीलिया केस की बात की। कभी लगा नहीं था कि केस जहां से शुरू हुआ केस ऐसे घूमेगा, क्योंकि एक क्राइम एंगल से इस केस को पूरे को देखा जा रहा था। दिल्ली, मुंबई, कई जगह पर इस केस की छानबीन भी होती रही। सर, लगता है कि सियासी संकट भी कोई हो सकता है सरकार पर। आप भी कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, बड़े खुलासे होने बाकी हैं। ये निश्चित रूप से इसका अंत जो होगा वो जो मनसुख थे, जिनकी गाड़ी थी जो बाद में नहीं रही थी और जिसका वजह ने इस्तेमाल किया, और वजह का जो अपना साम्राज्य, एक इंस्पेक्टर लेवल के आदमी का इतना बड़ा साम्राज्य हो सकता है, ये अकल्पनीय है और समझ में नहीं आता किसी भी हालत में लोगों को। लेकिन ये जब वास्तविकता देखें तो आपको देखने को मिलता है। तो इसकी पकड़ने के बाद सीबीआई की जांच होगी, और आप जानते हैं सीबीआई किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करती है, और आजकल के माहौल में तो खास तौर से अभी से कल से ही आपको आरोप ये सुनने को मिल जाएंगे उधर सरकार के, कांग्रेस के, राहुल के, उनकी टीम के, एनसीपी के, कि साहब जो है ये सीबीआई हमें फंसाने की कोशिश है और सीबीआई ने हमें फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी, राजनीतिक द्वेष का मामला उठेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका आरोप प्रत्यारोप ज्यादा तेजी से चलेगा। तो तय है कि अगले 15 दिन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगले 15 दिन में एक एक सांस चलेगी, और जिस भविष्यवाणी राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे थे कि मार्च 21 तक सरकार गिर जाएगी, तो मार्च नहीं तो अप्रैल तक का इंतजार कर लीजिए आप। उस 15 दिन में अभी अप्रैल है, फिर उसमें क्योंकि राजनीतिक गणित जो है वो ये कहती है कि अलग अलग संकट उद्धव सरकार पर आने वाले हैं। सर, एनसीपी की क्या इसमें भूमिका रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी, नजदीकी भी कुछ दिख रही थी शरद पवार की और बीजेपी की, क्या वहां कुछ चल रहा है? इस पूरे प्रकरण में अब एनसीपी एक अपनी घड़ी का पेंडुलम लेकर के घूमेगी, और ये आपको बार बार नजर आएगा कि एनसीपी ये क्या होने जा रहा है। एनसीपी की कहा जाता था, जैसे कि आपने हल्का से जिक्र किया, मैं पूरी बात बता दूं कि अहमदाबाद में बाकायदा शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल एक विशेष जेट से अहमदाबाद एक पार्टी में गए थे, जहां पर ये बताया जा रहा है, विद इन कोर्ट ये बताया जा रहा है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह से मुलाकात हो सकती है अहमदाबाद में, और वैसे भी अमित शाह और शरद पवार की मुलाकातें हो सकती हैं, और बीच में कुछ मामलों में हुई भी होगी। लेकिन क्या अब एनसीपी को इस मामले में, और क्योंकि पूरे प्रकरण में बहुत खतरा महसूस हो रहा है सरकार पर, एनसीपी की खुद की इमेज बहुत खराब हो रही है, अनिल देशमुख उसी के पार्टी के रहे हैं, तो इसलिए ये हो सकता है कि अनिल देशमुख पर को तो सूली पर चढ़ाया जाएगा, और ये भी संभव है कि ये कहा जाए कि अनिल देशमुख जो थे वो एनसीपी के लिए कम और दूसरे और लोगों के लिए सरकार में जो वहां शामिल है उनके लिए ज्यादा काम कर रहे थे। तो एनसीपी अभी, या शरद पवार और शरद पवार की पार्टी के लोग अपने आप को पहले बचाने की गोटियां सेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में उधर सरकार पे संकट आना तय है। वैसे अगर आप गणित देखेंगे तो 288 विधानसभा, जिसमें से जब इन्होंने 1.5 साल पहले जब सरकार में आए थे ये लोग, तो 169 लोगों का उनको समर्थन था, विधायकों का समर्थन था, जिसमें शिवसेना के 56 थे, एनसीपी के 54 थे, और कांग्रेस के 44 लोग थे। दूसरी तरफ बीजेपी 105 पार्टी वाली किनारे बैठी हुई थी, वो विपक्ष में, और विपक्ष के लिए ही बैठी थी। तो अब अगर यही हिस्सा इधर का उधर एक पार्ट भी तय है कि कांग्रेस आ नहीं सकती, शिवसेना को अपने संकट लग रहे होंगे, और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि अब
शिवसेना के साथ में उसका कोई काम धाम हो, क्योंकि उसके एक रास्ता वही रोक। तो एनसीपी उसको एक गुट ऐसा मिल सकता है जो राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका साथ दे सकता है और राज्य में भी। एक आखिरी सवाल, अनिल देशमुख का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, क्या प्रभावित होंगे वहां के चुनाव? बीजेपी से एक मुद्दा बनाएगी? नहीं, बीजेपी वहां देखिए, पश्चिम बंगाल में अनिल देशमुख को कौन जानता है जी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहां शरद पवार का कोई हिस्सेदार ही नहीं है। तमिलनाडु में शरद पवार को कोई जानता नहीं है, उनकी पार्टी का कुछ है नहीं। उसी तरीके से पुदुचेरी में नहीं है, असम में नहीं है। तो वो बात सिर्फ ये एक परसेप्शन बनाएगी, ये झूठों की बात है, मक्कारों की पार्टी है, और ये सब बातें कही जाएंगी कि हाँ साहब देखिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये बात आने जाने परसेप्शन बनाने के लिए होगी, ना कि और किसी चीज के लिए। सर एक सवाल केस को लेकर है, 15 दिन में जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। आपको लगता है कि जो खुलासे होंगे वो कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि केस एंटीलिया से शुरू हुआ, मनसुख पे गया, फिर वजह बीच में आए, फिर परमवीर और अनिल देशमुख। लगता है कि तार बहुत ज्यादा इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे खुलासे बाकी हैं। ये सीबीआई की जांच, प्राथमिक जांच अभी 15 दिन में ली जाएगी। उसके बाद पूरी जांच होगी, और पूरी जांच जब होगी तो फिर बहुत सारे तार जुड़ेंगे क्योंकि उसमें ये आरोप लगाया गया 100 करोड़ की वसूली का। वसूली क्यों होती थी, कौन करता था, किसके निशाने पर होती थी, और वसूली में जो और गड़बड़ियां होती थी वो किस तरीके से होती थी। तो वो सब तार और चीजें सामने दिखेंगी जिसको आपको देखना होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते, हम कर कुछ नहीं सकते, आप शर्म कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं, तो दोनों मजा लीजिएगा आप लोग। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया है कि क्या कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल अनिल देशमुख का इस्तीफा ले लिया गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत बेहद गर्म है, और देखना यही है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किस तरह से करवट लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू।